हेलो एवरीवन। स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। ट्रेडिशनली एंशियंट टाइम से हमारे पूर्वजों ने जो पानी को बचाने के वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स रखे हैं, क्यों इतने सालों बाद उनके बारे में वापस बातचीत हो रही है, उनको रिवाइव करने की बात हो रही है। क्योंकि इंडिया अभी वाटर स्कैर जोन जिसमें पानी की बहुत कमी है, ऐसे दौर से गुजर रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट लेवल पे हो या इंटरनेशनली हो, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली उसमें बताई गई है कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी होने वाली है। इवन वर्ल्ड वॉर 3 भी का भी अगर क्वेश्चन लगाया गया था कि अगर होगा तो वो भी पानी के ऊपर होगा। रिपोर्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि अभी हम लोग हमारी जो एंशियंट टाइम की, हमारी जो पूर्वजों की पूरी नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, उसको हम वापस रिवाइव करने की, वापस हमारी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी बात आए, अब इसके जो पॉइंट्स है उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, इसके जो एग्जाम्पल है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। जब भी बात आए वाटर कंजर्वेशन की, किसी भी वाटर सिक्योरिटी की, वाटर स्कैरसिटी की बात आए, वाटर क्राइसिस की बात आए, इसमें किसी भी तरह का पानी से रिलेटेड, अगर पानी की कमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज एंड वाटर पे, क्लाइमेट चेंज एंड रिवर पे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्राउंड वाटर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, दिस इज अ टॉपिक विच मस्ट बी इंक्लूडेड इनटू ऑल दीज क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप यूज़ करते हो अपनी आंसर राइटिंग में, अपने ऐसे के अंदर एग्जांपल्स यूज़ करते हो, फिर देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप एग्जांपल दे रहे हो कि कैसे हमको ट्रेडिशनली जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं हमारे, उनको रिवाइव करने से हमारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना कम हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंज में अगर 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत फॉल हो जाएगी, वाटर की बहुत कमी हो जाएगी। तो दीज आर दी मेथड्स विच विल सेव यू, विच विल सेव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमको इनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? Traditional knowledge of water conservation is the only sustainable way to counter the danger of national water emergencies. डिस्कस करो। क्या पूछा है कि पानी को बचाने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, सिर्फ वो ही ऐसा एक सस्टेनेबल तरीका है, दैट इज द ओनली, यहाँ पे ओनली इज द की वर्ड, दैट इज द ओनली सस्टेनेबल वे जो नेशनल वाटर इमरजेंसीज के डेंजर को काउंटर कर सकती है, जो हमें नेशनल वाटर इमरजेंसीज से बाहर निकाल सकती है। इस चीज़ को डिस्कस करना है। नाउ क्वेश्चन के अंदर जाहिर सी बात है, हमको ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में तो बात करनी है ही कि क्यों ट्रेडिशनल नॉलेज जरूरी है वाटर कंजर्वेशन के लिए। लेकिन उसमें पॉइंट एक और है, बोल रहा है ओनली सस्टेनेबल वे। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको चाहिए, बट इज इट दी ओनली सस्टेनेबल वे? ओनली तो नहीं ही होगा। इतने सालों में हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, हम जो आगे बढ़े हैं, वो फालतू तो नहीं गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे इजराइल, जैसे वो सी वाटर से क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि वो सस्टेनेबल वे है क्या, बट दैट इज वन मेथड जिससे आप नेशनल वाटर इमरजेंसी से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कर लें तो उसमें से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकाल के उस पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं ना, दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबल वे। तो इस तरह का एग्जाम्पल देना है कि देखो, हम पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का जो नॉलेज है वो प्राइम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी नहीं है। तो हमको एग्जाम्पल देके इसको काउंटर भी करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। बहुत सिंपल सा है। इसके लिए कंटेंट इज समथिंग कि जो आपको हर जगह मिल जाएगा, और आप थोड़ा सा सोचोगे, अपने आसपास देखोगे ना, जैसे कि हमारे रूफ टॉप पे हम लोग पानी को कंजर्व करते हैं। मतलब पर्टिकुलरली हमारे घर पे भी अभी तक हम वो छत पे ऐसे पाइप लगा के उसको हम टांके के अंदर या टैंक, जैसे वाटर टैंक बोलते हैं, उसके अंदर हम उसको पानी को संभाल के रखते हैं। तो बिकॉज आई कम फ्रॉम राजस्थान, इट्स अ सेमी एरिड स्टेट, सो हमको बचा तो लाइक इस तरीके आपको तमिलनाडु, केरला, बहुत सारे स्टेट्स में मिलेगी, तो हिमाचल, उत्तराखंड, इस तरह का वाटर कंजर्वेशन का। दीज आर द स्मॉल मेथड्स जो आपको इंडस में भी मिला था। तो इनके बारे में बात करनी है हमको। ठीक है,
लेकिन उससे पहले बात करेंगे वाटर क्राइसिस क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं। ओके, ये रिपोर्ट आया था नीति आयोग का एक, और उन्होंने बताया कि इंडिया जो है ये अपनी वर्स्ट वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। दिस इज़ द वर्स्ट वाटर क्राइसिस, एंड साल दर साल ये वर्स्ट और भी वर्स्ट होता जाने वाला है। 2018 में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया, और उन्होंने बताया कि 2030 तक कंट्री की, 2030 में कितने साल बाकी हैं, 9 साल, चलो 10 साल ले लो, 10 साल में पानी की जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी हमारी अवेलेबल सप्लाई से। डिमांड होगी 20 लीटर की, अवेलेबल होगा हमारे पास 10 लीटर। इसके साथ ही मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे होंगे जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं होगा, कपड़े धोने नहाने का तो दूर की बात है। और ये सब हमारी कंट्री के जीडीपी का 6% लॉस होगा। 6%, हम लोग 1.5% तो हम इसमें देते हैं हेल्थ के अंदर, हैं 1.5% पूरा जीडीपी का हम हेल्थ में देते हैं, उसमें अगर 6% हमारे जीडीपी का खो गया पानी की क्राइसिस की वजह से, कैन यू इमेजिन द लॉस वी वुड बी हैविंग। इसके साथ ही ये भी बोला था कि 82% रूरल हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे किसी तरह का पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है। हालांकि नल से जल एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर एक गांव एंड अर्बन एरिया के अंदर पाइप्ड पानी पहुँचाने की बात है। तो अगर जब हम बात करते हैं कि सैनिटाइज करना है, बार बार आपको हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड्स तक, तो जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप हैंड वॉश इज़ अ लग्जरी विच इज़ नॉट अवेलेबल टू मिलियंस ऑफ अस। तो यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको बोला जाए 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना है, दैट डज नॉट मीन कि जो नल है वो भी 20 सेकंड तक खुला रहेगा। क्या प्लीज़ क्लोज दैट नल। ओके, सो इसके अलावा और भी डेटा था, जैसे यूनिसेफ ने बोला है कि इकोनॉमिक बर्डन जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस का वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाइक 600 US मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। अर्बन एरिया में 50 मिलियन लोगों के पास अफोर्डेबल वाटर या सेफ वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। 75% तक के जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, जबकि 40% जनता के पास 2030 तक पीने के पानी की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी। सो दिस इज़, यहाँ पे बताए आप अगर सुन रहे हो तो ये मुझे लगता है 2 तरीके कैटेगरीज में ज़्यादा है। एक ऐसे लोग होते हैं या एक ऐसी पॉपुलेशन पार्ट होती है जिनको कभी आज तक पानी की दुविधा नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको कभी खुद से पानी कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च करना है, इस बारे में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहा है। एक ऐसा सेक्शन होगा जो हर पानी का एक एक बूंद बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो अगला पानी पता नहीं कितने दिन में आएगा। तो देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑल्सो जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो और ये इस तरीके से कुछ डेटा है, जैसे कि हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर जो है, इन्होंने और यूनिसेफ ने बताया कि 40% पॉपुलेशन के पास पानी नहीं होगा, और 600 मिलियन इंडियंस जो है वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस तक झेलेंगे। तो फिर बात ये आती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये बहुत ही, इट्स लाइक कि हम जैसे बोलते हैं ना कि जुगाड़बंदी भी मत बोलो, इट्स वेरी यूनिक। जहाँ पे जिस तरह की फैसिलिटी है, क्लाइमेट है, वहाँ पे उसी तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंजीनियरिंग स्किल, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक ऐसा स्किल मान लो या ऐसा एक मेथड डेवलप करा गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा कि पानी को बचाया गया था। अभी आप देखो आगे आएगा तो चाहे आप राजस्थान के हॉट डेजर्ट से लेके आप लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट तक चले जाओ, आप सब टेम्परेट हिमालय से लेके आप साउथ के हाई ट्रॉपिकल माउंटेन तक चले जाओ, आप माउंटेन्स, प्लेट्यूज या इंडो गैंजेटिक प्लेन, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हर जगह पे एक ऐसा टेक्निक ज़रूर दिखेगा जिसमें पानी बचाने की बात करी गई है। इसके अलावा आपको हमारे जो पुराने ये सिविलाइजेशंस हैं, जहाँ पे हमारी ये जो पुरानी जगह है या हमारी जो बुक्स हैं उनमें भी आपको ये टेक्निक दिखेगी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आपको पता होगा कि हर घर के बाहर एक नाली बनी हुई थी, एक टैंक बना हुआ था, तो पूरा ड्रेनेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पूरा नेटवर्क बना हुआ था। इवन धोलावीरा के आसपास, धोलावीरा में जैसे कि धोलावीरा का लोकेशन जो है वो कोस्टल लोकेशन है, तो वहाँ पे जब ऐसे स्ट्रॉन्ग का पानी आता था तो इस तरीके से उसको इंजीनियर करा गया था कि वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इरिगेशन के लिए यूज़ लेते थे। सिमिलरली चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी इरिगेशन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बात करा गया है।
श्रृंगावेरा पूरा ये इलाहाबाद के पास है, यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया सफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा गया है, जिसमें जो फ्लड वाटर होता है इसको जो ज़मीन का ऐसे नेचुरल स्लोप होता है यहाँ पे नदी की तरह ऐसे नॉट नदी सॉरी ऐसे पोंड तालाब की तरह यहाँ पे ऐसे स्टोर करके रखा गया है। सिमिलरली चोला किंग जो थे करिकाला, इन्होंने यहाँ पे कालानई ग्रांड कैनिकट या कालानई डैम बनाया था। मैंने आपसे जब हमने डैम एजिंग डैम का एक वीडियो देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो यू मस्ट सी एजिंग डैम करके, किस तरीके से डैम की जो एज है वो बढ़ती जा रही है। उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा डैम सबसे पुराना है, विच इज कालानई डैम, जो चोला किंग कारिकाला ने बनवाया था। सिमिलरली जो किंग भोजा थे भोपाल के, इन्होंने हमारी इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी, जो अभी भी फंक्शनल है वो इरिगेशन के लिए, ताकि कावेरी से पानी को डाइवर्ट करके उसमें से चैनल्स बना के इरिगेशन के लिए पानी को दिया जाए। सो दिस इज लाइक ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक था। तो अभी जो चीज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक चल रही थी, तब तो पानी की इतनी दुविधा भी नहीं थी, तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। आज पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, पानी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर भी इफ़ यू आर नॉट कंजर्विंग द वाटर, तो आई डोंट नो हु इज़ द स्मार्टेस्ट, वी और अवर एंशिएंट पीपल। तो ट्रेडिशनल वाटर के ना काफ़ी सारे मेथड्स हैं, इनमें से जो स्पेशली ट्राइबल पीपल या जो अभी भी गाँव में रहते हैं दे यूज़ दिस। जैसे कुल्स हैं जम्मू के अंदर, कुल्स हिमाचल प्रदेश, इनको ऑलमोस्ट सेम ही बोलते हैं। गुल्स हैं उत्तराखंड के अंदर, पाट्स हैं महाराष्ट्र में, लद्दाख में जिंग बोलते हैं इनको, नागालैंड में जाबू बोलते हैं, तमिलनाडु में इरिस बोलते हैं, कर्नाटका में कैरिस बोलते हैं, टांका, कुंडी, बावड़ी, झालार, ये सब राजस्थान में बोलते हैं। तो आप देखो हर एक लाइक नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह पे आपको दिखेगा। इवन ऐसे एरिया में भी जहाँ पे हमको लगता हो कि पानी तो खूब होता होगा, उनको पानी कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। कर्नाटका के अंदर टैंक्स है या केयर्स है, इनको ये आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो मतलब ऐसे ज़मीन के अंदर ऐसे अगर डिप्रेशन होता है तो इस डिप्रेशन को तालाब बना के यहाँ पे इनको आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर क्रिएट करा जाता है, जहाँ पे पानी को चाहे वो नदी से लाके स्टोर करे, चाहे जो रेनफॉल हो रहा है वहाँ से स्टोर करा जाता था। राजस्थान के अंदर स्टेप वेल्स या बावड़ी बोल लो इनको, राजस्थान और गुजरात में बहुत पॉपुलर। इफ़ यू एवर बीन टू राजस्थान एंड गुजरात, आई एम वेरी श्योर आपने करा होगा विजिट किसी न किसी बावड़ी को। तो इसके अंदर ये एक बहुत ही ऐसे सिलेंड्रिकल वेल होता था, फिर यहाँ पे इससे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स होती थी, स्टेप्स से ये घिरा हुआ रहता था, तो लोग आके इसमें से पानी लेके जाते थे, और ये साथ में इरिगेशन के लिए भी काम आता था। पायंस अहर्स बोलते हैं, साउथ बिहार के अंदर जो चावल की कल्टीवेशन है, पेडी कल्टीवेशन है, उसके लिए यूज़ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अहर्स क्या होते हैं, अहर्स एक तरह के रिजर्वॉयर्स होते हैं जो तीनों तरफ से बंधे हुए होते हैं, एम्बैकमेंट होती है तीनों तरफ में, और एक उसमें से चौथे चैनल में से एक डाइवर्जन, चौथे साइड में से एक डाइवर्जन चैनल निकाला जाता है, जिसे बोलते हैं पायंस। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल रिवुलेट्स होते हैं। तो इसके अंदर अहर्स के अंदर पानी को कलेक्ट करा जाता है, फिर ये चैनल्स बना के यहाँ से इरिगेशन करा जाता है जब बारिश का मौसम नहीं होता है। राजस्थान में कुंडीज होती हैं, आर्टिफिशियल वेल जिनको बनाया जाता है, इनको बहुत डीप डिग करा जाता है, फिर उसमें जैसे ही फिर इसको क्या करा है, कवर कर दिया जाता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, और इसके आसपास को स्लोपी रखा जाता है कि बारिश का पानी अगर इस पर गिर रहा है तो वो इसमें कलेक्ट होता रहता है कैचमेंट में, और ये बहुत सालों तक, महीनों तक यहाँ पे स्टोर रहता है। पनम केनी, ये एक कुरुमा ट्राइब है वायनाड की, यहाँ पे इनको पनम केनी करके एक जिसमें क्या होता है कि पूरा पेड़ होता है, अगर वो सड़ जाता है, गल जाता है, या उसे काट के उसका जो वुडन सिलेंड्रिकल होता है उसको ये लोग पानी में भिगो देते हैं, जिससे उसके अंदर का जो वुडन है, अंदर का जो जिसे हम बोलते हैं कि जो अंदर की स्टीम है, ये क्या होती है कि रोट हो जाती है, तो सिर्फ बाहर का जो तना होता है जो बहुत सॉलिड होता है और वाटर रेपेलेंट होता है, ये बच जाता है। तो इस सिलेंड्रिकल को ये ग्राउंड वाटर में दबा देते थे, और उसके बाद उसको पानी उसमें कंजर्व करके रखते थे। तो ये इस तरीके से पानी को कंजर्व करते थे। लद्दाख के अंदर जिंग बोलते हैं। जिंग क्या होता है, देखो ऐसा लगता होगा कि माउंटेन एरिया में जहाँ से नदियाँ बहती है वहाँ से पानी की कोई कमी नहीं होगी, होती है, क्योंकि नदी के आसपास तो होता ही है जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसके अलावा जो ये पहाड़ों के ऊपर है वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, और जो ग्लेशियर वाला एरिया है वहाँ पे भी होता है। तो जैसे धीरे धीरे ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है, उस मेल्टेड पानी को एक चैनल बना लिया जाता है, और उस चैनल के थ्रू एक टैंक होता है, उस टैंक में उस ग्लेशियर के पानी को फिल कर दिया जाता है।
ग्लेशियर जैसे ही मान लो कि सुबह हुई, सूर्य की सीधी किरणें पड़ी, वो ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। वो जो मेल्टिंग वाटर है वो उस चैनल में बने हुए में एक फ्लोइंग स्ट्रीम की तरह आता है। आफ्टरनून तक पानी कलेक्ट हो जाता है, इवनिंग तक उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे पानी को उसमें कलेक्ट करते हैं ग्लेशियर के थ्रू। उसको बोलते हैं जिंक्स, कुल्स बोलते हैं। कुल्स भी हिमाचल में ही होता है। इसके अंदर इस तरीके से बेम्बू के जो पाइप्स होते हैं उनके थ्रू इस पानी को एक जगह से दूसरी जगह इरिगेशन में यूज करना हो गया, या फिर इसको कंजर्व करते थे रिवर या स्ट्रीम्स। ये ग्लेशियर वाटर को रिवर या स्ट्रीम से फील्ड में लेके जाते थे। जैसे ये टैंक्स हैं कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के मंदिरों के बारे में अगर आपने पढ़ा है, एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में, तो आपने देखा होगा कि इन टेम्पल्स के अंदर इस तरह का एक टैंक जरूर होता था। दिस इज लाइक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग यू विल सी। अनदर ये स्टेप वेल है जिसको हम बावड़ी बोलते हैं। इस तरीके से स्टेप है इसमें, इसलिए इसको स्टेप वेल बोलते हैं। और यहाँ पे पूरा पानी, जैसे बारिश हुई है तो ये पानी क्या होता था, ऊपर तक आ जाता था, फिर यहाँ से लोग आके इस पानी को लेके जाते थे। नाउ द क्वेश्चन इज कितनी सारी स्टेप्स क्यों बनाई है। देखो, अगर पानी सीधा ही अवेलेबल हो जाएगा तो पानी की खपत लोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जब आपको मेहनत करके इतना नीचे आके पानी को लेके जाना है तो लोग बहुत ही जुडिशियस रेशनली कि आज तो बहुत ज़रूरत है, लेके आना पड़ेगा, तभी लेके जाते थे। ये कुंड है राजस्थान में, इस तरह के टांका बोलते हैं इसे। तो इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे अगर आप डिजर्टेड एरिया में कभी गए हो तो। ये पायन आयर्स है। इस तरीके से यहाँ पे पानी को एक बड़े कुंड में कलेक्ट करा जाता है, फिर वहां से एक चैनल निकाल के पायन करके यहाँ इसको ऐसे इस तरीके से इरिगेशन के लिए यूज करा जाता है। ये है पनम कैनी। ये देखो, ये पूरा वुडन है। कैन यू सी दिस। ये ना पेड़ के तने की जो सबके बाहर की छाल होती है, अंदर वाला पूरा गल गया है, उसमें पानी यूज कर लिया है, और बाहर वाला जो वाटर रिपेलेंट तना छाल होती है उसका पूरा सिलेंड्रिकल बना के इसमें पानी यूज करा गया। ये कुल्स हैं। ये इस तरीके से ग्लेशियर का जो पानी है इसको एक स्ट्रीम बना के, एक चैनल बना के इसको यूज करा जाएगा। तो क्या एडवांटेज है ट्रेडिशनल वाटर के। सबसे पहले ये काफी सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, छोटा सा पैसा लगता है। अभी बताओ इसमें क्या पैसा लगा। ठीक है, ये सिंपल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी पेड़ गिरा है तो अगर ऑटोमेटिकली गिरना ही चाहिए उसको, ऑटोमेटिकली अगर वो गिर गया है, सड़ गया है, तो बस उसको यूज कर लो। अभी इसमें क्या पैसा लगा है, इसमें सिंपल सी टेक्निक्स है ये। इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड माना जाता है। रूफ टॉप वाटर आप कंजर्व करते हो, उसमें कितना पैसा लगता है, पाइप लगाने होते हैं, लेकिन बट व्हाट इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है बहुत तरीके से। अगर बारिश का पानी सिंपल रन ऑफ हो जाता है सरफेस से तो वो सॉइल इरोजन करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता है, अपने साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स लेके जाता है, सॉइल मॉइस्चर को कंटेन नहीं करता है, एग्रीकल्चर को नहीं मिलता, हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप उस पानी को प्रिजर्व करके रखते हो, कंजर्व करके रखते हो, तो ना सिर्फ वो ह्यूमन को बल्कि एनवायरनमेंट को भी हेल्प करता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि चलो ठीक है, 2-3 चीज़ें जैसे घर में हमारे घर में जैसे हमने रूफ टॉप पाइपलाइन लगा के रखी है, दिस इज़ एन इंडिविजुअल फैमिली कैन डू। लेकिन बहुत बार जैसे कुल्स हो गए, जिंक्स हो गए हैं, ये ऐसे हैं जिनको एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता। तो ये पूरी कम्युनिटी का पार्टिसिपेटिव, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है कि सब लोग एक साथ आके एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सूटेबल टू लोकल मासेस। जैसा काम होगा, जैसे राजस्थान के अंदर आपको जनरली जो वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स मिलेंगे वो ऊपर से ढके हुए रहते हैं, एंड या फिर वो बहुत नीचे रहते हैं कि सनरेज उस तक नहीं पहुंचती है। रीज़न क्या है कि राजस्थान में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो अगर सूर्य की किरणें कंटिन्यूसली उस पानी के सोर्स पे गिरती रहेगी तो वो पानी इवोपरेट होकर उड़ जाएगा, इसीलिए उसको या तो ढक के या फिर बहुत नीचे रखा जाता है। तो इस तरीके से लोकल क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली इनको अडॉप्ट करा जाता है। लेकिन फिर इसके कुछ फ़ायदे भी नहीं हैं, जैसे कि थोड़ा इफिशियंसी लो रहता है। अर्बन लार्ज पॉपुलेशन है जहाँ पे इतनी लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है, तो वहाँ पे टेक्निक्स ट्रेडिशनली कौन ही यूज़ करेगा। फिर अर्बन मासेस के लिए सूटेबल नहीं है थोड़ा सा, और इसमें आजकल लैक ऑफ लीडरशिप भी है, लोग इतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। मोर आई वुड से कि वी हैव बिकम अ लिटिल मोर सेल्फिश इन अवर नेचर, कि हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा देखते हैं, कम्युनिटी या नेशनल या फिर एनवायरनमेंट के कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कम देखते हैं। तो ये इसके साथ ही अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी दोगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आई स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जांपल्स देंगे। जैसे हम इजराइल का एग्जांपल देंगे कि सी वाटर से कैसे वो वाटर को बना रहा है। इसके साथ ही हम एग्जांपल देंगे कि कैसे हम वेस्ट वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एग्जांपल देंगे कि ड्रिप इरीगेशन के बारे में देंगे, हम स्प्रिंकल इरीगेशन के बारे में देंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बताएंगे कि सिर्फ पुराने मेथड्स ही सस्टेनेबल नहीं है, आज के मेथड्स भी अच्छे हैं, सस्टेनेबल हैं। वो वाटर को कंजर्व करने की टेक्निक्स यहाँ पे भी हैं। तो हमको एक ऐसा
प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन चाहिए जो मॉडर्न रेन वाटर सेविंग टेक्निक के बेस पे हो, जैसे कि पर्कोलेशन टैंक्स हो गए। पर्कोलेशन टैंक्स आपने देखा होगा कि छतों से जो पानी इकट्ठा करा जाता है, या आसपास के सरफेस से जो पानी इकट्ठा करा जाता है उसको जमीन में एक टैंक बना के डाल दिया जाता है। इंजेक्शन वेल्स हो गए, सब सरफेस बैरियर्स हो गए, ये कुछ हैं जो इंडिया की जो पेरिनियल वाटर वूज हैं, जो वाटर स्कैरसिटी है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में पानी की कमी नहीं है, पानी के मैनेजमेंट की कमी है। हम एक वाटर गवर्नेंस पे चैप्टर करेंगे बहुत जल्दी, तो उसमें आपको समझ आएगा कि इंडिया इज नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पानी सफिशिएंट है हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, मॉनसून की अच्छी बारिश होती है। बात बस इतनी है कि उस पानी को हम ठीक से कंजर्व नहीं करते हैं, हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, बस दैट इज द ओनली लेक वी हैव। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन एंड डू राइट द आंसर। इस क्वेश्चन का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना। याद रखना, सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, ये वो पॉइंट्स हैं, तो जब भी पानी के कंजर्वेशन की, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर की बात आती है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।